नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, कर्म करने की कला। अक्सर होता है ना कि हमें पता होता है क्या करना है, कोई अच्छी आदत, कोई ज़रूरी काम, पर बस हो नहीं पाता। या फिर कभी-कभी इतनी उलझन होती है कि क्या करें, कहाँ से शुरू करें, यही समझ नहीं आता। आज हम ग्रेग क्रेच की किताब द आर्ट ऑफ टेकिंग एक्शन है, उसके कुछ विचारों और सारांशों पर गौर करेंगे। ये किताब थोड़ी हटके है, क्योंकि ये ज़ेन, तिब्बती बौद्ध धर्म, जापानी मनोविज्ञान, मतलब पूर्वी दर्शन से प्रेरणा लेकर एक्शन लेने का तरीका बताती है। बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस किताब से वो खास बातें, वो स्ट्रैटेजीज निकालें जो हमें सिर्फ सोचने विचारने से आगे ले जाकर असल में कुछ करने में मदद कर सकें। ये सिर्फ काम खत्म करने या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बारे में ही नहीं है, बल्कि ये समझना भी जरूरी है कि हमारे एक्शन या एक्शन न लेने का हमारी अपनी जिंदगी और हमारे आसपास की दुनिया पर क्या गहरा असर पड़ता है। हाँ, तो चलिए इसी सोच को एक्शन में बदलने की कला की गहराइयों में उतरते हैं। कृत शुरुआत में ही एक अहम बात कहते हैं, वो हमारी मुश्किलों को आप कह सकते हैं दो तरह से देखते हैं। पहली तो ये, जब हमें बिल्कुल साफ पता है कि क्या करना चाहिए, जैसे रोज सुबह टहलना सेहत के लिए अच्छा है, पर हम करते नहीं। और दूसरी, जब हम किसी बड़े फैसले को लेकर उलझन में हैं, नौकरी बदलें या नहीं, किसी रिश्ते का क्या करें, इस तरह की चीजें। और दिलचस्प बात यह है कि क्रिच कहते हैं कि पहली वाली जो मुश्किल है ना, उस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। मतलब ये जानना कि क्या सही है, ये तो बस पहला कदम हुआ। असली चुनौती तो उसे करने में है। जहां तक दूसरी मुश्किल की बात है, मतलब उलझन वाले फैसले, वहां तो जाहिर है सोच में स्पष्टता लाने पर जोर देना होगा। सही कहा। और ये भी तो होता है अक्सर कि हम बिजी रहने को प्रोडक्टिव होने से कंफ्यूज कर लेते हैं। मतलब दिन भर लगे हुए हैं, छोटे मोटे काम निपटा रहे हैं, भाग दौड़ चल रही है, और जो असल जरूरी काम है वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। बिल्कुल। यहीं पर बात आती है प्राथमिकताएं तय करने की। हम्म। और प्राथमिकताएं तय करने का मतलब सिर्फ एक लिस्ट बना लेना नहीं है। उनको अपने असल मकसद, अपने पर्पस से जोड़ना जरूरी है। खुद से ये पूछना कि भाई ये काम आखिर जरूरी क्यों है। ये सवाल जो है ना, ये बहुत मदद करता है। क्रेचिया एक जापानी तकनीक का भी जिक्र करते हैं, नाइकान। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब आत्मचिंतन में मदद करती है। इसके 3 सवाल बड़े कमाल के हैं। आज मुझे क्या मिला, मैंने दूसरों को क्या दिया, और मेरी वजह से क्या मुश्किलें या परेशानियां पैदा हुईं। अरे वाह। हाँ, ये सवाल हमें रोज की भागदौड़ से थोड़ा बाहर निकालकर सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे एक्शंस का असल में क्या असर हो रहा है। ये नाइकान वाले सवाल तो वाकई सोचने वाले हैं। अच्छा, क्रेच एक और बड़ी मजेदार लेकिन थोड़ी चुभने वाली बात भी कहते हैं। वो कहते हैं तय करना नहीं है, मतलब डिसाइडिंग इज नॉट डूइंग। हम अक्सर सोचते हैं कि चलो फैसला ले लिया, मतलब आधा काम तो हो ही गया। पर क्रेच कहते हैं कि ये सिर्फ एक वहम है, एक झूठा एहसास कि हम आगे बढ़ रहे हैं। एकदम सही कहा। असली बदलाव, जो रियल प्रोग्रेस है, वो तो एक्शन लेने से ही आती है। चाहे वो कुछ लिखने बैठना हो, या बालकनी में एक नया पौधा लगाना हो, या फिर वो कोई फॉर्म जो महीनों से टल रहा है उसे भरना हो। सिर्फ इरादा कर लेना, मन बना लेना, वो काफी नहीं है। किताब में शायद एक घायल सैनिक की कहानी का भी जिक्र है, जहां उसकी बहन ने हालात देखे और सोचने में वक्त बर्बाद नहीं किया, फौरन मदद की। एक्शन का मतलब यही है, जरूरत के वक्त सही कदम उठाना। बिल्कुल। तो अगर एक्शन इतना जरूरी है, तो फिर हम रुक क्यों जाते हैं? ये टालमाटोल क्यों होती है? एक बहुत बड़ी वजह जो क्रेच बताते हैं वो है प्रोक्रास्टिनेशन, टालमटोल। और ये अक्सर, जैसा आपने कहा, व्यस्तता का नकाब पहन कर आती है। हाँ। क्रेच ने इसके लिए किसान का बड़ा सटीक रूपक इस्तेमाल किया है। सोचिए, एक किसान है, उसकी फसल पककर तैयार है, कटाई का बिल्कुल सही वक्त, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो फसल काटने के बजाय अपनी बैलगाड़ी के पहियों को चमकाने में, उन्हें रंगने में लगा है। अच्छा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम बड़े जरूरी, शायद थोड़े मुश्किल काम को टालने के लिए छोटे मोटे आसान कामों में खुद को उलझा लेते हैं। हाँ, ये बहुत होता है। और इससे निपटने का पहला कदम यही है कि हम अपने पैटर्न को पहचाने। हम आखिर टाल क्यों रहे हैं? क्या हम जरूरत से ज्यादा सोच विचार में, एनालिसिस पैरालिसिस में फंसे हैं, या किसी खास मूड या इंस्पिरेशन के आने का इंतजार कर रहे हैं, या फिर हम भी उस किसान की तरह बैलगाड़ी के पहिए ही रंग रहे हैं, मतलब गैर जरूरी कामों में वक्त बर्बाद कर रहे हैं? ये सवाल खुद से पूछना पड़ेगा। टाल मटोल के अलावा एक और बहुत बड़ा दायित्व है डर, फियर। फेल होने का डर, लोग क्या सोचेंगे इसका डर, रिजेक्ट कर दिए जाने का डर। ये डर हमें जैसे जकड़ लेता है, हम पहला कदम ही नहीं उठा पाते।
हाँ, डर डर एक बहुत बड़ी रुकावट है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प नजरिया भी है। क्रेंच तिब्बती बौद्ध गुरु चोग्यम त्रुंगपा का जिक्र करते हुए कहते हैं कि डर हमेशा हमारा दुश्मन नहीं होता। डर हमें आने वाले खतरे से सावधान कर सकता है और कभी-कभी तो यह हमें जरूरी एक्शन लेने के लिए ऊर्जा भी दे सकता है। त्रुंगपा भयहीनता यानी फियरलेसनेस की बात करते हैं, जिसका मतलब ये नहीं कि डर को खत्म कर दो, बल्कि डर के होते हुए भी, उसके साथ रहते हुए भी सही एक्शन लेना सीखो। उस डर को महसूस करो, उसे स्वीकार करो और फिर कहो ठीक है, डर लग रहा है पर ये काम तो करना ही है। वो फील द फियर एंड डू इट एनीवे वाली बात। डर के साथ एक्शन लेना, हाँ, ये सुनने में ही हिम्मत देता है। अच्छा, एक और चीज है जो हमें अक्सर रोकती है, परफेक्शनिज्म। हर चीज को बिल्कुल 100% सही करने की चाहत। इसके चक्कर में या तो हम काम शुरू ही नहीं कर पाते, या फिर कभी खत्म नहीं कर पाते। हाँ बिल्कुल, लगता है अभी और अच्छा हो सकता है, थोड़ा और ठीक कर लें। हाँ, ये परफेक्शनिज्म एक बहुत बड़ा जाल है सच में। यहाँ पर मनोचिकित्सक रूडोल्फ ड्रेकर्स की एक सलाह बहुत काम की है। वो कहते हैं कि गलतियों के डर से अटकने के बजाय अपना ध्यान इस पर लगाओ कि अभी इस पल में क्या करने की जरूरत है। ये मानकर चलो कि गलतियां तो होंगी ही, कोई भी परफेक्ट नहीं है, कौन है भला। जरूरी ये नहीं कि गलती न हो, जरूरी ये है कि गलती होने के बाद हम करते क्या है, उससे सीखते हैं या बस हार मान लेते हैं। सही है, गलतियों से सीखना जरूरी है। अच्छा, एक और बाधा है जिससे शायद हम सब कभी ना कभी जूझते ही हैं, बोरियत, बोर्डम। कोई काम इतना नीरस, इतना उबाऊ लगता है कि उसे करने का मन ही नहीं करता। प्रीच कहते हैं कि बोरियत अक्सर ध्यान की कमी, लैक ऑफ अटेंशन का नतीजा होती है। शायद काम उतना उबाऊ ना हो जितना हम उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल, और इसका एक तरीका हो सकता है जिज्ञासा जगाना। क्रेच एक मजेदार सुझाव देते हैं, जैसे किसी रोजमर्रा की बिल्कुल साधारण सी चीज को माइक्रोस्कोप से देखो, अचानक उसमें एक नई दुनिया दिखने लगती है ना। हाँ, इसी तरह किसी उबाऊ काम में भी अगर हम ध्यान से देखें, उसमें कुछ नया खोजने की कोशिश करें, तो शायद उसमें भी कुछ दिलचस्प मिल जाए। लेकिन हाँ, ये भी मानना पड़ेगा कि हर काम मजेदार नहीं हो सकता, ये तो सच है। ऐसे में अपने मकसद की स्पष्टता, मतलब क्लैरिटी ऑफ पर्पस, बहुत काम आती है। अगर हमें ये साफ पता है कि हम ये उबाऊ लगने वाला काम आखिर कर क्यों रहे हैं, इसका बड़ा मकसद क्या है, तो उसे सहना और करते रहना आसान हो जाता है। तो ये तो हुई कुछ आम रुकावटें, टाल मटोल, डर, परफेक्शनिज्म, बोरियत। अब इनसे निपटने और असल में एक्शन लेने के लिए क्रेच कुछ ठोस तरीके भी बताते हैं। एक है मोरिटा थेरेपी का सिद्धांत, जो ज़ेन बौद्ध धर्म से निकला है। इसका क्या सार है? मोरिटा थेरेपी का आप कह सकते हैं मूल मंत्र ये है, अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को बदलने या कंट्रोल करने की कोशिश में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, बल्कि अपना पूरा ध्यान अपने एक्शन पर, अपने कर्म पर लगाओ। इसका एक खास सिद्धांत है अरुगामा, जिसका मतलब है चीजों को, अपनी भावनाओं को वैसे ही स्वीकार करना जैसी वो हैं, बिना उनसे लड़े। मान लीजिए आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है और आप नर्वस महसूस कर रहे हैं। अरुगामा कहता है कि उस घबराहट से लड़ो मत, उसे भगाने की कोशिश मत करो, बस उसे महसूस करो, स्वीकार करो कि हाँ, घबराहट हो रही है, और उसके बावजूद उस घबराहट के साथ ही जाके अपनी प्रेजेंटेशन दो। एक्शन पहले, भावनाएं बाद में। यानी भावनाओं के ठीक होने का इंतजार नहीं करना है, काम करते रहना है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल सोच है। एक और जापानी तरीका बताया गया है, काइजन। इसका मतलब है लगातार छोटा छोटा सुधार। इसके बारे में क्या खास है? काइजन जो है वो बड़े अचानक बदलावों की जगह छोटे लेकिन लगातार होने वाले सुधारों पर जोर देता है। हाँ, क्रीच हैरियट नाम के एक विशाल कछुए का उदाहरण देते हैं, जो शायद 175 साल से भी ज्यादा जिया। वो एकदम से नहीं बदला, बल्कि धीरे धीरे लगातार माहौल के हिसाब से खुद को ढालता रहा। अच्छा। या जैसे अगर किसी को रोज डेंटल फ्लॉस करने की आदत डालनी है, तो शायद पूरे मुंह से शुरू करने के बजाय सिर्फ एक दांत से शुरू कर सकता है। सिर्फ एक दांत से? हाँ, सुनने में बहुत छोटा लगता है ना, पर ऐसे छोटे छोटे कदम ही हमें आगे बढ़ने की लय, वो मोमेंटम देते हैं। हाँ। जैसे न्यूटन का पहला नियम है ना, कि गति में आई चीज गति में ही रहना चाहती है। यस। ये छोटे कदम वही शुरुआती गति देते हैं। हाँ, और इसी से जुड़ा एक और सिद्धांत है, द स्लाइटेस्ट मूव, यानी जरा सी हरकत। जब आप बिल्कुल फंसे हुए महसूस करें, ऐसा लगे कि कुछ भी करने की इच्छा या ताकत नहीं बची है, तो क्रेच कहते हैं कि बस अपनी किसी छोटी सी मांसपेशी को हिलाने से शुरुआत करो। अच्छा, कैसे? जैसे अपनी उंगलियां चटका लो, या बस पैर हिलाना शुरू कर दो।
शरीर में आई ये जरा सी हरकत भी कई बार दिमाग की जो जमी हुई स्थिति है ना, उसमें हलचल पैदा कर सकती है और आपको अगले छोटे कदम के लिए तैयार कर सकती है। वाह, ये तो बड़ा अनोखा तरीका है। मतलब शुरुआत करने के लिए बस उंगली हिलाना भी काफी हो सकता है। हाँ, क्रेच एक और बात पर बहुत जोर देते हैं, बस वहां मौजूद होना, शो अप। इसका क्या मतलब हुआ? कि अगर कोई काम बहुत बड़ा या मुश्किल लग रहा है तो उसे पूरा करने के बोझ के बारे में सोचने के बजाय बस उस जगह पहुंच जाओ जहां वो काम होना है। अगर लिखने का मन नहीं कर रहा तो बस अपनी लिखने वाली कुर्सी पर आकर बैठ जाओ। अगर जिम जाने का बिल्कुल मन नहीं है तो बस जिम के दरवाजे तक चले जाओ। अक्सर सिर्फ फिजिकली उस माहौल में पहुंच जाना ही एक्शन शुरू करने के लिए ट्रिगर का काम कर जाता है। वो पूरा पहाड़ चढ़ने का प्रेशर हटाकर बस पहला कदम रखने पर ध्यान देना। ये शो अप वाला आइडिया मुझे वाकई बहुत पसंद आया, बहुत प्रैक्टिकल है। अच्छा, एक और मानसिकता बदलने का सुझाव है केट मनाहन का, जिसे क्रैच ने अपनी किताब में जगह दी है। मुझे ये करना है वाली सोच को मुझे ये करने को मिल रहा है से बदलना। ये कैसे काम करता है भला? ये एक बहुत ही पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट है। अक्सर हम अपने रोजमर्रा के कामों को एक बोझ की तरह देखते हैं। अरे यार, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे खाना बनाना है, मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ना है। मनाहन का सुझाव है कि इस हैव टू को गेट टू से बदल कर देखें। सोचें, मुझे ऑफिस जाने का मौका मिल रहा है, शायद बहुतों के पास नौकरी नहीं है। मुझे खाना बनाने का मौका मिल रहा है, मेरे पास खाना है और खिलाने के लिए लोग हैं। मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ने का मौका मिल रहा है, मेरे बच्चे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, स्वस्थ हैं। ये सोच एक आभार, एक ग्रैटिट्यूड का भाव लाती है और वही काम जो बोझ लग रहा था एक अवसर, एक प्रिविलेज जैसा महसूस होने लगता है। ये तो कमाल का नजरिया है। रोज के साधारण काम भी इससे मीनिंगफुल रख सकते हैं। अच्छा, ज़ेन मास्टर स्युंग सहान की एक शिक्षा का भी जिक्र है, बस कर डालो, जस्ट डू इट। ये सुनने में तो नाइकी के स्लोगन जैसा लगता है, पर इसका गहरा मतलब क्या है? हाँ, ये सिर्फ एक कैच फ्रेज नहीं है। सेयुंग सहान का मतलब था बिना ज्यादा सोचे विचारे, बिना शक किए, बिना हिचकिचाए बस उस काम में पूरी तरह डूब जाओ जो तुम उस वक्त कर रहे हो। अच्छा, एक समय में एक ही काम पर पूरा ध्यान लगाना। और वो कुछ खास मानसिक आदतों से बचने को कहते हैं जो हमें एक्शन लेने से रोकती हैं। कौन की आदतें? जैसे चेकिंग, यानी बार बार खुद पर या दूसरों पर शक करना कि सही कर रहा हूं या नहीं। होल्डिंग, यानी पुरानी कड़वी बातों या नेगेटिव फीलिंग्स को पकड़कर बैठे रहना, उन्हें जाने न देना। और मेकिंग, यानी अपने मन में ही दूसरों के बारे में या हालात के बारे में कहानियां गढ़ते रहना, अनुमान लगाते रहना। इन मानसिक उलझनों से बचकर सीधे एक्शन पर फोकस करना, यही जस्ट डू इट का सार है उनके हिसाब से। और आखिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पर बात होती है, परिणामों से अनासक्ति, नॉन अटैचमेंट टू आउटकम्स। यानी रिजल्ट की चिंता किए बिना अपना काम करना। ये थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? आखिर हम काम करते ही तो हैं किसी नतीजे के लिए। हाँ, ये समझना थोड़ा गहरा है और शायद सबसे मुश्किल भी। अनासक्ति का मतलब ये नहीं है कि हमें नतीजों की बिल्कुल परवाह ही ना हो या हम कोई लक्ष्य ही ना बनाए। इसका मतलब है कि हमारा पूरा फोकस, हमारी सारी ऊर्जा हमारे प्रयास पर, हमारे एक्शन पर होनी चाहिए, न कि सिर्फ और सिर्फ नतीजे पर टिकी होनी चाहिए। क्योंकि सच तो ये है कि नतीजा बहुत सारी बाहरी बातों पर भी निर्भर करता है जो हमारे काबू में है ही नहीं। हाँ, ये तो है। हम अपना सबसे अच्छा प्रयास कर सकते हैं, पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम कर सकते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता। तो फिर सफलता कैसे मापे अगर नतीजा हमारे हाथ में नहीं है? सफलता का पैमाना होना चाहिए हमारा प्रयास। क्या मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया? क्या मैंने पूरी शिद्दत से कोशिश की? अगर जवाब हाँ है तो हम सफल हैं, नतीजा चाहे जो भी हो। ये सोच हमें हार जीत के डर से आज़ाद करती है और हमें वर्तमान पल में रहकर अपना काम करने की ताकत देती है। और शैरन साल्सबर्ग अपनी किताब जूम में एक उदाहरण देती हैं, शायद उसका भी जिक्र है कि हमें ये यकीन रखना होता है कि हमारे छोटे छोटे एक्शन भी एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है, भले ही वो पूरी तस्वीर हमें अभी साफ ना दिख रही हो। बस अपना काम करते रहना है विश्वास के साथ। ये सारी बातें हमें एक और बहुत जरूरी मुद्दे पर लाती हैं, हमारे एक्शन का या हमारे एक्शन ना लेने का दूसरों पर क्या असर पड़ता है। क्रेच इसे कहते हैं द प्राइस दैट अदर्स पे, वो कीमत जो हमारे एक्शन या इनएक्शन की वजह से दूसरों को चुकानी पड़ती है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात है। जब हम कोई काम टालते हैं या अधूरा छोड़ देते हैं
तो उसका असर सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहता। हो सकता है हमारी देरी की वजह से किसी और का काम अटक जाए, किसी और को परेशानी हो, किसी टीम का प्रोजेक्ट लेट हो जाए। हमारा एक्शन या इनएक्शन एक लहर की तरह दूसरों तक पहुंचता है। ये जिम्मेदारी समझना भी एक्शन लेने के लिए एक बहुत मजबूत प्रेरणा बन सकता है। और इसी के साथ क्रच जीवन की एक और बड़ी सच्चाई को अपनाने की बात करते हैं, अनित्यता, इम्पर्मनेंस, यानी कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। हाँ, क्रीड शायद लेगो मूवी के एक किरदार लॉर्ड बिजनेस का उदाहरण देते हैं, जो हर चीज को गोंद से चिपकाकर हमेशा के लिए वैसा ही बनाए रखना चाहता है। लेकिन जिंदगी ऐसी नहीं है। यहाँ सब कुछ बह रहा है, बदल रहा है, हालात, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, सब कुछ। इस बदलाव से लड़ने या दुखी होने के बजाय इसे स्वीकार करना और इसके साथ बहना सीखना जरूरी है। ये जानना कि मुश्किल वक्त या बुरी भावनाएं भी हमेशा नहीं रहेंगी, परमानेंट नहीं है, ये हमें टिके रहने और एक्शन लेते रहने की हिम्मत देता है। और अंत में क्रीच एक बहुत अच्छी बात कहकर अपनी बात खत्म करते हैं। सिर्फ दर्शक बने रहने के बजाय कुछ बनाओ, क्रिएट समथिंग। सिर्फ दूसरों की बनाई चीजों को कंज्यूम करने के बजाय खुद कुछ रचो, खुद कुछ बनाओ। बिल्कुल, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। एक कविता लिखो, एक पेंटिंग बनाओ, अपने बगीचे में एक पौधा लगाओ, कोई नया पकवान बनाने की कोशिश करो, कुछ भी। खुद कुछ बनाने का जो संतोष है वो एक्शन का एक बहुत ही खूबसूरत और सार्थक रूप है। यह हमें सिर्फ जिंदगी के दर्शक होने से निकालकर उसका एक सक्रिय हिस्सा बनाता है। कुल मिलाकर देखें तो ग्रेग क्रेश की यह किताब कर्म करने की कला पर सिर्फ कुछ टिप्स और ट्रिक्स नहीं देती है, बल्कि ये गहरा, थोड़ा दार्शनिक नजरिया भी पेश करती है। ये सिर्फ काम निपटाने के बारे में नहीं है, ये इरादे, ध्यान और एक मकसद के साथ जीने के बारे में है। हाँ, ये हमें याद दिलाती है कि कैसे छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदम, अपनी सोच में किए गए मामूली से बदलाव और डर, बोरियत या परफेक्शनिज्म जैसी रुकावटों को समझकर और उन्हें स्वीकार करके हम आलस और टालमटोल के जाल से बाहर निकल सकते हैं और सार्थक एक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। आज की इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। अगर हम क्रेज की बात मानें और नतीजों से, आउटकम से खुद को डिटैच कर लें और सिर्फ अपने सबसे अच्छे प्रयास पर ध्यान दें, तो फिर हमारे एक्शन का, हमारे कर्म का असली मूल्य क्या है? क्या वो सिर्फ वो काम है जो आखिर में पूरा हुआ, या फिर वो बदलाव है जो उस कोशिश को करने के दौरान हमारे अपने अंदर आया, हमारे चरित्र में आया? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। शायद एक्शन का असली फल वो बाहरी नतीजा नहीं है जो हमें मिलता है, बल्कि वो आंतरिक विकास से जो उस पूरी प्रक्रिया में होता है। हमारा बढ़ा हुआ धैर्य, हमारी मजबूत हुई इच्छा शक्ति, मुश्किलों को झेलने की हमारी बढ़ती हुई क्षमता, चीज़ों को स्वीकार करने का हमारा नज़रिया, शायद यही हमारे कर्म की असली कमाई है। वो इंसान जो हम उस एक्शन को करने के सफ़र में बन जाते हैं।